गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? जैसा कि आपको विदित है कि हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लेके चल रहे हैं। अभी हम आपकी समक्ष लास्ट वीडियो में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो चुका है, यूनिफिकेशन ऑफ इटाली कंप्लीट हो चुका है, और इसी कड़ी के अंदर आज जो हमारा जो नया टॉपिक है वो आपके समक्ष है द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसको हम एक प्रकार से यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये हम शुरुआत करते हैं, तो इसको हम राइटिंग वाली कंडीशन में ले लेते हैं, किस प्रकार से ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले शुरुआत आपके समक्ष ये जो है, जैसा कि आपको विदित है, हम इसको देख रहे हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। यहाँ इधर ये मैंने आपके सामने ये जो पूरा जो मैप है ब्रिटेन का, जिसको हम यूके बोलते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम, इसको हम बोलते हैं, इसको हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से इसको जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के नाम से इसको जाना जाता है, हम इसको बोलते हैं। यहाँ ये गौर करने वाली बात है, हम इसको क्लियर करेंगे किस प्रकार से क्या क्या हुआ। अभी तक हमने जो पढ़ा है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, उसके अंदर हमने ये देखा किस प्रकार से थे अंततः जो रॉयल फैमिली है उनको मिलिट्री का सहारा लेना पड़ा, युद्ध का सहारा लेना पड़ा। किस प्रकार से आपने जर्मनी में देखा कि ओटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 ईयर्स में। इसी प्रकार से यूनिफिकेशन ऑफ इटाली में आपने देखा किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड है, उसके नेतृत्व में किस प्रकार से जीओएसपी मेज़ेनी, उसके बाद में जीओएसपी गैरिबाल्डी, और उसके बाद उसके साथ साथ कैमिलो कैवियोर है, वो किस प्रकार से सैन्य सहायता के द्वारा उन इलाकों को जीतने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें द यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, तो यहाँ पर मामला कुछ और है। इन्होंने दिमाग से अपने आप को इस प्रकार से फलीभूत किया कि इन्होंने बिना लड़ाई लड़े, हाँ कहीं थोड़ा बहुत है कुछ हुआ भाई 10% हुआ, लेकिन बाकी जो कुछ हुआ वो सिर्फ दिमाग से गेम हुआ। और दिमाग से किस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ मैं विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो इसलिए हेडिंग यहाँ पर दे रखी है आपके सामने, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट। सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट। जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, स्कॉलर्स लोग हैं, वो बार बार ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई जो ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ वो एक अलग प्रकार से हुआ। किस प्रकार से हुआ हम थोड़ा इसमें आगे देखते हैं, ये आपको समझाने का प्रयास हम करेंगे। देखिए आप ये, चलो धीरे धीरे ये मामला थोड़ा सेट होगा। आज कुछ इसमें दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, हम इसको वास नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहीवल। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि जो ग्रेट ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ वह कोई अकस्मात अचानक नहीं हुआ, सडन हो गया आपके सामने, अचानक, वो अचानक नहीं हुआ है। तो ये तो कैसे क्या हुआ, अपहीवल हो गया, विद्रोह। ये आपके सामने दे रखा है, अपहीवल का मतलब होता है विद्रोह। तो और या क्रांति, रिवोल्यूशन, तो ये भी आपके सामने दे रखा है रिवोल्यूशन। कि विद्वान लोग ये कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन का जो मैंने आपके सामने थोड़ा बना के रखा है इसको, ये लंदन है, इसकी जो राजधानी यहाँ पर हम आपको बता देंगे। एक बार इसको टच करते ही फिर ये थोड़ा हिलने लगेगा। तो अचानक कोई विद्रोह नहीं हुआ, ना कोई क्रांति हुई। तो ये हुआ क्या, तो ये आपके समक्ष दे रखा है। ये एक लॉन्ग ड्रान आउट प्रोसेस है, लंबे समय तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके तहत धीरे धीरे एक के बाद उसको, उसके बाद उसको, उसके बाद उसको ये लोग मिलाते गए। तो यहाँ देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। यदि हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके बुक में ये लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी की हम बात करते हैं, तब तक ये जो 2 आइलैंड है, एक तो ये बड़ा वाला आइलैंड है, ये छोटे वाला आइलैंड है, तो यहाँ पर ब्रिटिश नाम का कोई प्रभुत्व था ही नहीं। यदि हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं, 18th सेंचुरी का मतलब ये हो गया कि 1701 से लेकर 1800 AD
हम इसकी बात करते हैं तो इस समय तक ऐसा कुछ प्रावधान था ही नहीं। यहाँ पर अलग अलग इलाकों में कुछ पहचान के लोग रहा करते थे जिनकी एक अलग से आइडेंटिटी थी। Who inhabited the British island were ethnic ones। IS आइलैंड्स हो गया, इनहेबिटेड हो गया, यहाँ के मूल निवासी थे, अलग अलग एरिए की ये मूल निवासी थे। और इस प्रकार से अब इसमें कौन कौन है, इंग्लिश पहला वर्ड आपका हो गया, संजातीय वर्ग में इंग्लिश है। तो इंग्लिश का जो वर्ड है वो हम लोग भाषा के लैंग्वेज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग हैं, इंग्लैंड में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी हम इंग्लिश बोलते हैं। दूसरा आपका वेल्स, हो सकता है मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में यही वर्ड आया। तो वेल्स जहाँ लोग रहते हैं, वेल्स जो लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये हो गया वेल्स। तो इसके अलावा तीसरा आपको दे रखा है स्कॉट, तीसरा आपको दे रखा है स्कॉट। स्कॉट भी हो गया स्कॉटलैंड, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला लंबे वाला जो आपको हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है स्कॉटलैंड, तो ये स्कॉट हो गया। और अथवा इसके अलावा आयरिश, इधर वाला छोटा आइलैंड है, आगे चल के इसके दो हिस्से हो गए थे, वो भी हम जिक्र करेंगे। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न आइलैंड, जो कि यूके का हिस्सा है, जो कि यूके का हिस्सा है। मैं आपके लिए बता दूं, ये यूके का हिस्सा है, ये यूके का हिस्सा है, ये यूके का हिस्सा और ये यूके का हिस्सा है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग से कंट्री है। तो ये चार है, ये चार इसके यूके के हिस्से हैं। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओवन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। ये चार जो एथनिक ग्रुप्स की हमने बातचीत की है, इनका खुद का एक संस्कृति है, इनकी खुद की एक राजनीतिक परंपरा है। लेकिन जैसे धीरे धीरे, अब आगे ने आपको नीचे दे रखा है कि इंग्लिश नेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वेल्थ उनके पास खूब पैसा आ रहा है, उनका महत्व बढ़ रहा है, उनकी पावर बढ़ रही है, उनकी पावर बढ़ रही है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, साफ साफ दे रखा है। और यह इस काबिल हो गया, एक्सटेंड टू इट्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस हो गया प्रभाव, वह अपना प्रभाव आसपास के जो एथनिक ग्रुप उन पे दिखा सके, ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड्स, इस आइलैंड पर जो दूसरे नेशन है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ ये दो आइलैंड है, एक बड़े वाला एक छोटे वाला है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स है, और इन्होंने अपना अपने इलाके में अपना अपना देश बना रखा है, मतलब ये चार है। धीरे धीरे इंग्लैंड का प्रभाव बढ़ा, धीरे धीरे इंग्लैंड का प्रभाव बढ़ा, और प्रभाव बढ़ने से क्या हुआ, इन्होंने अपना प्रभाव जो बाकी जो तीन जो ये समूह है, एथनिक समूह है, इनको प्रभावित करना शुरू किया। इन्होंने अपने दिमाग से काम लिया। तो सबसे पहले द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर, सीज मानी अपने इस कब्जे में ले ली थी, फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। ये डाटा भाई आप डाटा क्लियर रखें आपसे। 1688 में इन्होंने राजशाही से सारी पावर छीन करके पार्लियामेंट को दे दी। लो साहब कि पार्लियामेंट सब कुछ है, इस बिल्डिंग के अंदर पार्लियामेंट में जो डिसीजन लिया जाएगा वही मान्य होगा। अब सिर्फ अकेला राजा डिसीजन नहीं लेगा। ये 1688 में हुआ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको भी मैग्ना कार्टा नाम से एक वर्ड आता है, हम जब पढ़ते हैं, ये शायद 11th और 12th सेंचुरी की बात है, किस प्रकार से ब्रिटेन के राजा से कुछ पावर लिए गए थे, ब्रिटेन के राजा से कुछ पावर लिए गए थे। उसके वो पहला एक रीजन था, और उसके बाद में अगला 2 नंबर पे ये है, मैग्ना कार्टा के बाद में 2 नंबर पे ये है आपका 1688, 1688 की बात है ये। तब तो यहाँ पर 1688 में राजा से पूर्ण रूप से सारी पावर ले ली गई और पार्लियामेंट को दे दी गई। एट द एंड ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, ये भाई ये अपने अधिकारों के लिए आपस में कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद में ये हुआ। अब विच वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर। तो इस प्रकार से आपने देखा केम टू बी फोर्स्ड, इस प्रकार से आपने देखा कि इंग्लैंड के अंदर जनता का शासन पहली बार दुनिया के सामने एक नए रूप में आया, जहाँ पर जनता के पास पावर है और वो राजा है, किंग है, वो सिर्फ नॉमिनल हेड बन के काम करेगा यहाँ पर जो भी है। अब उसके बाद में जो बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि जी के आपके ऊपर भी लिखा हुआ है,
इन्होंने अपना अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। इन्होंने अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाना कैसे शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर ये ऑल पीपल वर क्रिश्चियंस आर क्रिश्चियंस, अभी भी क्रिश्चियन जो भी है। और ये जो आपको पता है क्रिश्चियन की दो आपको पता धाराएं चलती है हिसाब से, दो इनके ग्रुप बटे हुए। एक तो हो गया कैथोलिक, जो रूढ़िवादी है, पुरानी सोच के लोग हैं, वो कैथोलिक हो गए, और नई सोच वाले वो हो गए प्रोटेस्टेंट, नई सोच वाले हो गए प्रोटेस्टेंट। तो इस प्रकार से इंग्लैंड के अंदर नई सोच के लोगों की संख्या ज़्यादा थी, और ये बाकी जो वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, यहाँ पर इनकी जो जनसंख्या है या इनका प्रभुत्व है वो रूढ़िवादी लोग है, कंजर्वेटिव लोग है। देखिए आप, द एक्ट ऑफ यूनियन, अब इन्होंने सबसे पहले अपने अंडर में किया 1707 की बात है, ये देखो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 1707 की बात है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक संधि हुई, और उस संधि के तहत एक नया नाम लिखा कि भाई हम हमारा नाम भी नहीं काम में लेंगे, इंग्लैंड नाम भी नहीं रहेगा, स्कॉटलैंड नाम भी नहीं रहेगा, तो नाम क्या रहेगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये नाम रहेगा। यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम रहेगा, और ये अब से प्रभावी हो गया। दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, और इसके माध्यम से इंग्लैंड ने अपना प्रभाव स्कॉटलैंड पर जमा दिया, थोप दिया। ये वही 1707, आपको पता होगा, ये हम भारतीय परिवेश में इस तारीख को 1707 को देखते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, साउथ इंडिया में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब आप देख लीजिए ये लोग कहाँ से कहाँ आगे बढ़ रहे हों, और हम उस वक्त औरंगजेब के ज़माने में चल रहे हैं। द ब्रिटिश, इस प्रकार से भाई इन पर प्रभावित हो गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स की संख्या ज़्यादा थी। धीरे धीरे इनकी पहचान बढ़ती गई, और जैसे इनकी पहचान बढ़ी, स्कॉटलैंड लोगों को पता चल गया कि हमारा कल्चर और हमारी राजनीति सब धीरे धीरे सिस्टमेटिकली सप्रेस कुचल दिया जाएगा, और वही हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड जो इंग्लिश मेंबर्स हैं उनकी संख्या इसमें ज़्यादा थी, ब्रिटिश आइडेंटिटी वाले इसमें, और स्कॉटलैंड का जो कल्चर था और जो संस्कृति है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से इसको कुचल दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। कैथोलिक लोग हैं, ये कैथोलिक लोग थे यहाँ पर, ये जो मूल निवासी थे स्कॉटलैंड के, और ये हाईलैंड सफर ट्रबल टेरिबल रिप्रेशन, ऊंचाई वाले हिस्से में जो स्कॉटलैंड के लोग रहते थे उनके सामने बड़ी समस्या आई। जब जब भी उन्होंने प्रयास किया, जब जब भी इन्होंने प्रयास किया और सुनिश्चित किया देर इंडिपेंडेंस की, हमें आज़ादी चाहिए, हम तो यहाँ बुरे फंस गए भैया, 1707 के चक्कर में बुरे फंस गए, तो भाई उन्होंने इसको कुचल दिया भाई। संख्या ज़्यादा थी भैया, आपके पास पावर है तो आ जाओ भाई, संख्या ज़्यादा थी। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स, स्कॉटलैंड के लोग जो ऊंचाई पर रहते थे उनको मना कर दिया गया, फॉरबिडन, उनको मना कर दिया गया टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, उनकी जो मातृभाषा थी गैलिक लैंग्वेज उसको बोलने से मना कर दिया गया। लो साहब, मैंने तो पहले कहा था आपको ये सिस्टमेटिकली इनको कुचल देंगे, और वही हुआ, लास्ट वही हुआ। वेल्स तो वैसे उसके पास बिल्कुल बच्चा ही है, वो तो पहले मिल गया था साथ में, लो भाई ये तो हमारे बिल्कुल दायां हाथ है, बायां जो भी है, और स्कॉटलैंड को 1707 में ले लिया। इनकी जो मूल भाषा थी गैलिक लैंग्वेज, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वियर देयर नेशनल ड्रेस, और आप अपने राष्ट्र वाली जो परिधान है वो भी नहीं पहन सकते, और इस वजह से बहुत से लोगों को फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बहुत से लोगों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले इंग्लिश पार्लियामेंट ने राजा से 1688 में 1688 में मोनार्की से सारी पावर छीन ली, और सारी पावर दे दी इंग्लिश पार्लियामेंट को। ठीक है, ये आपसे थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, उसके बाद में ये नेशन स्टेट का एक प्रारूप तैयार हो गया। इंग्लैंड एक बड़ा सेंटर बन के उभरा, और 1707 में इन्होंने इंग्लैंड का स्कॉटलैंड के साथ में एक प्रकार से एक गठबंधन हुआ, और इसके तहत
ये इन्होंने कहा कि न तो हम इंग्लैंड नाम रखेंगे ना हम स्कॉटलैंड नाम रहने देंगे, एक नया नाम होगा, वो नया नाम हो गया ग्रेट ब्रिटेन। ये आपके सामने दे रखा ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसलिए इसको यहाँ के लोग यूके 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 बोलते हैं इसको भाई। द ग्रेट ब्रिटेन भी इसको बोलते हैं, इसका एक नाम ग्रेट ब्रिटेन भी है, इसका एक नाम यूके भी है, और बाकी आपको पता लगे जो देश है उस हिसाब से। अब भाई इस पार्लियामेंट में भाई इनकी संख्या, इंग्लिश मेंबर्स की संख्या ज़्यादा थी, तो धीरे धीरे इन्होंने सिस्टमेटिकली, आपकी बुक में साफ साफ लिखा, सिस्टमेटिकली इनकी जो कल्चर है, इनकी जो राजनीतिक साइंस है, उनको दबाना शुरू कर दिया, कुचलना शुरू कर दिया। ये लोग भाई समझ गए भाई, और इन लोगों ने जहाँ जहाँ अटेम्प्टेड, जब भी प्रयास किया, इनको आज़ादी के लिए कुचल दिया गया। यहाँ तक कि इनकी जो मातृभाषा है गैलिक लैंग्वेज, उसको भी बोलने से रोक दिया गया। ये अपनी ड्रेस भी नहीं पहन सकते, और ज़्यादा ऊंचाई पर रहने वाले लोगों ने कुछ विरोध किया तो उनको वहाँ से खदेड़ दिए, लो साहब खदेड़ दिया गया। ये आपके सामने मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस प्रकार से अब तक इंग्लैंड में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों मिल चुके हैं। अब आप आगे देखें इसमें आप, हाँ ये आपके समक्ष है। आयरलैंड के साथ तो और ही बुरा हुआ, आयरलैंड भाई, आयरलैंड ये छोटे वाला जो आयरलैंड है, इसको एक साथ आयरलैंड बोलेंगे। अब ये इसका भाग्य कुछ और भाई साथ। इट वाज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये वो एक देश है जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों भागों में बटा हुआ है। मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट लोगों की संख्या ज़्यादा है, और ये आयरलैंड के अंदर भाई कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट दोनों थे। स्कॉटलैंड में कैथोलिक थे, यहाँ पर ये इनको भाई सुनियोजित तरीके से कंट्रोल में कर लिया। यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं भाई, कैथोलिक भी है, प्रोटेस्टेंट भी है। अब जो इंग्लिश लोग हैं, हेल्प द प्रोटेस्टेंट, अब इंग्लैंड के लोग हैं, उन्होंने आयरलैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट लोगों की हेल्प की, ताकि उनका डोमिनेंस, उनका आधिपत्य बना रहे, क्योंकि वहाँ कैथोलिक है उनकी संख्या ज़्यादा थी, और ये चाहते थे कि भाई हम तीन तो मिल गए आपस में, तुम भी मिल जाओ और कैथोलिक वाला कर दें। जब कैथोलिक लोगों को पता चला कि ये लोग हम पर कब्जा करेंगे, तो इन्होंने इसका विरोध किया, विद्रोह किया, लेकिन इस विद्रोह को सेना के द्वारा ब्रिटिश ने दबा दिया, सप्रेस कर दिया। लो साहब, आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाई वोल्फटोन, ये भैया आप डाटा के तौर पे याद कर ले, MCQ का। वोल्फटोन ने एक विद्रोह किया, उसको वो असफल हो गया, और उसके बाद में 1798 में ये आयरिशमैन के द्वारा ये हुआ था। ये चाहते थे कि पूरा जो आयरलैंड है एक साथ हो जाए, ये चाहते थे वे, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। कब किया? 1798 में। ये आपका डाटा है, मैं आपको रिपीट कर दूं। विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? वोल्फटोन के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? यूनाइटेड, ये 1798 में हुआ, यूनाइटेड आयरिशमैन माध्यम से हुआ। आयरलैंड है, आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। ये आपका एक MCQ क्वेश्चन है कि वो जो आयरलैंड है, आयरलैंड को मिला लिया गया बलपूर्वक, फोर्सफुली हो गया, बलपूर्वक मिला लिया गया इसको 1801 में। तो भाई ये दो चीज़ें, दो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। 1798 में वोल्फटोन के नेतृत्व में यूनाइटेड आयरलैंड के लिए एक संघर्ष हुआ, उसको कुचल दिया गया, और 1801 में इसको मिला लिया गया। अब एक ये भी अलग से आपको सुना था, एक ब्रिटिश नेशन हमारे सामने उभर के आया नया, और इससे कुछ नए उद्देश्य हैं। आधिपत्य भाई इसमें इंग्लिश कल्चर का ही है, ये आपको पहले बता दिया। ये प्रोटेस्टेंट लोग हैं, आधिपत्य इंग्लिश कल्चर का है। इन्होंने कुछ नए सिंबल बनाए, ये नए सिंबल आपके सामने बनाए, ब्रिटिश फ्लैग, ये भी है। तो जो ब्रिटिश फ्लैग बना उसकी स्टोरी हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर। तो देखिए आप, तीन फ्लैग थे प्रोटेस्टेंट चर्च के, तीन फ्लैग थे। अब एक जो फ्लैग है वो लगभग ऐसे इस प्रकार से था, एक जो फ्लैग था वो लगभग इस प्रकार से था, एक फ्लैग, जैसा कि मुझे जानकारी है। और एक जो फ्लैग माना जाता है लगभग इस प्रकार पट्टियों का ऐसे माना जाता है। तो ये फ्लैग तीन चर्च के फ्लैग हैं, प्रोटेस्टेंट्स चर्च के फ्लैग हैं तीन। भाई ईसाई धर्म में जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उनके कुछ तीन चर्च हैं, 1 2 3 ये। अब इनको मिला करके जो वो नया जो फ्लैग बना, जिसको हम यूनियन जैक बोलते हैं,
जिसको यूनियन जैक बोला जाता है। इस प्रकार से, और कहाँ कुछ रह गया, लगभग ये लाइन भी इसके अंदर आती है, आप इसको गौर से देख लीजिए। इस प्रकार से ये जो वो इसका रेड कलर है, इसका इस झंडे का अंदर से रेड कलर है, ये नया झंडा बना। इसको मिला करके और इसको मिला करके नया झंडा बना, और इस झंडे को यूनियन जैक का नाम दिया गया है। यूनियन जैक, इस झंडे को यूनियन जैक का नाम दिया गया है। ये यूके का, द ग्रेट ब्रिटेन का झंडा है। ये 3 चर्च के झंडे हैं, मुझे जानकारी है, मैंने खुद देखा है लाइब्रेरी की जो किताबों के अंदर से। जब मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ता था तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई, और ये हकीकत बात है। इस प्रकार से यूनियन जैक बना, तो ये आपको डाटा हमने बताया आपको। तो यूनियन जैक है, ये ब्रिटेन का जो झंडा है वो इस प्रकार से बना। प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्य ये धर्म के लोग हैं, 3 चर्च है, वो 3 चर्च के जो झंडे, तीनों का समावेश है। देखो, दूसरा नेशनल एंथम है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये हमेशा प्रार्थना करते हैं जहाँ के भी जाते हैं कि भगवान हमारे राजा को सुरक्षित रखे। और तीसरा हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, वो तो वही थोपनी थी वो सब पे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने अपने कल्चर को बढ़ावा दिया, और इस प्रकार से इसमें बाकी सब के सब सबऑर्डिनेट हैं। सब के सब कौन कौन सबऑर्डिनेट इसके अंदर, तो मैंने आपको बता दिया। इंग्लैंड का मेन प्रभुत्व इंग्लैंड का है, इसलिए इंग्लैंड, ये मैंने फर्स्ट लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक वो है लंदन, लो साहब, तो लंदन इसकी राजधानी है। और ये वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा हो सकता है, मुझे डाउट है, फिर भी आप देख लेना। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब इसके साथ में है। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये जो इधर वाला, जो मैंने डार्क वाला लाइन वाला हिस्सा बनाया, ये कैथोलिक बाहुल्य है, और ये अभी भी अलग से कंट्री बना हुआ है। इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यहाँ पर रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं बहुत सारी हैं। एक बार आपको शायद सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तब एक मामला भी हुआ था, एक महिला को अबॉर्शन करने की इजाज़त नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो मर गई थी। ये मामला बड़े लेवल पे उछला था, और उसके बाद में यहाँ पर एक कानून बनाया गया, हम अनुमति नहीं देंगे, लेकिन हम हवाई जहाज़ के माध्यम से बाहर भेजने की व्यवस्था कर देंगे। लो साहब, अभी भी ये रूढ़िवादी सोच के अंदर ये बने हुए लोग हैं। तो ये रिपब्लिक आयरलैंड की बात, ये अलग से कंट्री है। तो मैं यदि यूके की बात करता हूँ, यूके में इंग्लैंड भी शामिल है, वेल्स भी शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है, और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। आज भी लोग शामिल है। उस ज़माने से आपको पता है 1798 से लेकर यहाँ पर विद्रोह चला था आपस में, इस बॉर्डर पर, और ये 1998 में जाके शांति हुई थी। लो साहब, पीस ट्रीटी हुई इनके बीच में। मैं फिर बता दूँ आपके 10th क्लास में दे रखा है ये पूरा, कोई अलग से नहीं है मेरे हिसाब से। 200 सालों तक लगातार हम यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर वाली जो लड़ाई है, उस लड़ाई को कितने, लगभग 75 होंगे, 75 साल होंगे। अरे भाई लोगों, ध्यान दो, ये लोग तो 200 सालों तक लड़े हैं, 200 सालों तक। कहाँ इंडिया और पाकिस्तान वाले तो 75 साल में हाथ ऊपर करके खड़े हैं हिसाब से। हाँ, हमें परेशान कर दिया, हमें कर दिया, वो कर दिया। और ये यहाँ पर देखो, ये कितना बड़ा वो देश जिसने पूरी दुनिया पे राज किया है, वह भी इस समस्या से 200 सालों तक संघर्षरत रहा है। 1798 वुल्फ टोन से लेकर 1998 में जाके इनमें पीस ट्रीटी हुई, शांति समझौता हुआ। जब ये लोग 200 सालों तक लड़कर जब शांति समझौता कर सकते हैं, तो भारत और पाकिस्तान की क्या विसात है, वो भी तो भाई शांति समझौता कर सकते हैं। पर पहल करे कौन है? पहल उसे करनी चाहिए जो बड़ा है, सीधी बात है, भारत को पहल करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अब आप लोग कहोगे कि सर भारत की सरकार तो पहल करती रहती है। अब भाई मेरे दिमाग में जो विचार था मैंने कह दिया, जो भी है जैसे भी है, जब भी इनका वक्त समय आएगा तब ये भी भारत पाकिस्तान भी एक साथ, इनकी जो बॉर्डर एक साथ मिल जाएगी और ये आगे बढ़ेंगे, और क्या एक बड़े राष्ट्र के तौर पे जाना जाएगा। तो ये 1798 टू 1998 का मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से द यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन है आपका एक साथ हुआ। कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर दूँ यहाँ पर आपको, लास्ट वाला आइलैंड वाला छोटा आइलैंड है, यहाँ पर कुछ मामला लगा हुआ है। यहाँ पर दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये भी रहते हैं।
इंग्लिश लोगों ने इनकी हेल्प कर दी, प्रोटेस्टेंट लोगों की, क्योंकि ये यहाँ पर कैथोलिक लोग ज़्यादा थे, तो इन पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए विद्रोह हुआ वुल्फ टोन के नेतृत्व में यूनाइटेड आइलैंड करने के लिए 1798 में। लेकिन फोर्सफुली इसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया सेना के द्वारा, और यूनाइटेड किंगडम में नॉर्दर्न आइलैंड को 1801 में मिला लिया गया। उनकी मिलाने की इच्छा तो पूरे आइलैंड की थी, लेकिन भाई आधा ही मिला ये। और ये संघर्ष लंबा चला भाई कि हम हमारा इलाका लेके रहेंगे, तुम्हारी जो है तुम्हें जितना वो करो। लेकिन 200 सालों तक ये लड़े, लो साहब 200 ईयर्स तक ये लड़े, ये बता दिया मैंने आपको, लड़े साहब से। अब आप देखो, आप इस प्रकार से आपने देखा एक ब्रिटिश नेशन हमारे सामने उभर के आया, जिसके अंदर जो कल्चर वो सारा ब्रिटेन का ही है। अब देखो इसमें इंग्लिश का ही है, इंग्लैंड का ही है। यूनियन जैक झंडा है, इसको लागू कर दिया। नेशनल एंथम है, राजा है, यहाँ पर जो नॉमिनल हेड होता है, यहाँ जो नॉमिनल हेड होता है वो राजा को माना जाता है। और उसके बारे में कह रहे हैं, उससे आपको पता है अभी जो चार्ल्स है, द किंग चार्ल्स है, उनसे पहले उनकी मम्मी थी, तो यहाँ पर उसको बदल दिया गया था, गॉड सेव आवर नोबल क्वीन, तो किंग की जगह क्वीन कर दिया गया था। जब यहाँ पर कोई महारानी होती है तो इसको बदल दिया जाता है, इसको क्वीन कर दिया जाता है, गॉड सेव आवर नोबल क्वीन। अब भाई वापस राजा बन गया तो वापस इसको लाइन को बदल दिया गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज को भी लागू कर दिया गया सब पे। ये तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस प्रकार से आपने देखा कि बाकी जो तीन जो अलग अलग वेल्स है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड है, ये इसके सबऑर्डिनेट है। इस प्रकार से आपने देखा द स्ट्रेंज केस ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ये आपके समक्ष मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है, 2-3 बार रिवाइज भी कर दिया है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप देखोगे, उतना ही आपके जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है AR के जो है सर चैनल के माध्यम से मुझे आप धीरे धीरे सपोर्ट करके आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।